अस्सलामुअलैकुम। एडवांस्ड एल्गोरिदम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन के साथ डॉक्टर ज़फ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा लेक्चर नंबर 44 होगा, जिसमें हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आज का लेक्चर हम शुरू करें, आए एक दफ़ा प्रीवियस लेक्चर का जायज़ा लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशंस एंड एफएफटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, यानी कि हमने एफिशिएंट वे ऑफ मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल्स यूजिंग एफएफटी टेक्निक इसको इनफैक्ट डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम में पॉलिनोमियल्स को डिफ़ाइन किया, एज यू रिमेंबर। फिर हमने पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफ़ाइन किया, डिग्री बाउंड को डिफ़ाइन किया, और हमने देखा कि डिग्री बाउंड इज़ इन फैक्ट ए नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया। इसकी हमने दो टेक्निक्स सीखी थी। द फर्स्ट वन वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग कोफिशिएंट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हमारी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग पॉइंट वैल्यू फॉर्म, यानी कि कोफिशिएंट फॉर्म एंड पॉइंट वैल्यू फॉर्म। हमने देखा कि इफ़ वी रिप्रेजेंट ए पॉलिनोमियल यूजिंग कोफिशिएंट फॉर्म, देन एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल रिक्वायर्स द कास्ट ऑफ ऑर्डर थीटा एन। उसकी रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके पास अगर कोई टू पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री बाउंड n हैं और उनको आप ऐड करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास चूँकि टोटल नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स जो हैं वो n होंगे। इट मीन्स के यू रिक्वायर n नंबर ऑफ एडिशंस, सो दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ, यानी कि टोटल कंप्यूटेशनल कास्ट ऑफ एल्गोरिथम विल बी और टोटल कंप्यूटेशनल कास्ट ऑफ एडिंग टू पॉलिनोमियल विल बी ऑफ थीटा n। लेकिन जब हमने कोफिशिएंट फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा कि इफ़ टू पॉलिनोमियल्स बोथ a एंड b हैव डिग्री बाउंड n, then the total computational cost of the multiplication will be of order theta n square। उसकी रीज़न बहुत सिंपल थी, क्योंकि आपने a के हर कोफिशिएंट को, यानी कि पॉलिनोमियल a के हर कोफिशिएंट को आपने b के हर कोफिशिएंट से चूँकि मल्टीप्लाई करना है, सो दैट्स वाई आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस होंगी दोज विल बी ऑफ ऑर्डर थीटा n स्क्वायर। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि फॉर टू सेम नंबर्स the multiplication cost of the numbers is of course dominated over the addition of two numbers। यही वजह है कि हमने multiplication of polynomials में इनफैक्ट जो computational cost है उसको मेजर किया है in terms of multiplications operators। तो चूँकि आपके पास टोटल जो multiplication operators होंगे in multiplying two polynomials वो n स्क्वायर होंगे, so that's why हमने ये कह दिया कि total computational cost of multiplying two polynomials जो है that must be of order theta n square। ये तो था प्रोसीजर जिस वक्त आपके पास polynomials are given in the coefficient form। But when the polynomials are given in point value form, तो हमने देखा था कि उस केस में आपकी एडिशन की कास्ट तो सेम ही रहती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की कास्ट जो है वो n स्क्वायर से रिड्यूस होके n में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन ये चीज़ हमने उस वक्त डिस्कस नहीं की थी, यानी कि ये चीज़ हमने साथ कंसिडर नहीं की थी कि ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द कोफिशिएंट फॉर्म टू पॉइंट वैल्यू फॉर्म। यानी कि अगर आप कोफिशिएंट फॉर्म से पॉइंट वैल्यू फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को कन्वर्ट करते हैं, तो आपको चूँकि उसकी भी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। अगर हम उस कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो देन ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल्स इन ओनली कॉस्ट ऑफ थीटा n। तो लिहाजा अगर आपको कोई भी दो पॉलिनोमियल्स ओनली इन पॉइंट वैल्यू फॉर्म में गिवन है, तो फिर तो ठीक है, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ थीटा n। लेकिन अगर आपको वो कोफिशिएंट फॉर्म में गिवन है, तो देन ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द कोफिशिएंट फॉर्म टू पॉइंट वैल्यू फॉर्म, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंड ऑफ कोर्स आपको दोबारा उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि उनका जो रिजल्टेंट है, उसको भी कोफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमने एक एफिशिएंट टेक्निक सीखी थी। हमने ये कहा था कि अगर तो आप फॉर एग्जांपल वैसे ही कोई n नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लें और उन पॉइंट्स पे अगर आप पॉलिनोमियल्स को इवैल्यूएट करें, तो उसके लिए आपको कॉस्ट जो है वो n स्क्वायर रिक्वायर्ड होगी। उसकी रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी एक पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉस्ट थीटा n है। लेकिन अगर आप उसको कोई n नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करेंगे, तो यूजिंग हॉर्नर रूल हमने देखा कि उसकी जो कॉस्ट है दैट मस्ट बी ऑफ ऑर्डर थीटा n स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि इवन द पॉलिनोमियल्स में आप यूज़ करें, यानी कि कोफिशिएंट फॉर्म से उसको आप
पॉइंट वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर भी आपकी जो टोटल कंप्यूटेशनल कास्ट है वो इस अप्रोच से थीटा एन स्क्वायर ही रही। हम यानी कि इसमें कोई एफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं कर पाए। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप एन नंबर ऑफ पॉइंट्स को किसी स्मार्ट वे से चूज़ करते हैं तो देन इट इज़ पॉसिबल कि आप इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को एन स्क्वायर से रिड्यूस करके उससे कम कास्ट में भी उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये जो स्मार्ट वे था ये क्या था, इसके लिए हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस किए। यानी कि पहले हमने देखा कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या हैं, उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और उसमें हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी की एक प्रॉपर्टी ये भी प्रूव की थी जिसमें हमने कहा था कि इफ़ यू आर गिवन nth रूट्स ऑफ यूनिटी एंड इफ़ यू टेक स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज रूट्स देन द रिजल्ट विल बी n/2 कॉम्प्लेक्स n/2 रूट्स ऑफ यूनिटी। यही प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से हम पॉलिनोमियल्स की इवैल्यूएशन जो है उसको n स्क्वायर से n इंटू log n में करने में कामयाब हो गए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो पॉइंट्स हैं उनको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर उससे हमारी जो इवैल्यूएशन कास्ट है वो ऑफ कोर्स n log n हो जाती है। इस तरह से अगर हम टोटल कंप्यूटेशनल कास्ट देखें कि अगर आपके पास कोई दो पॉलिनोमियल्स ए और बी गिवन है, ऑफ कोर्स उनकी डिग्री बाउंड जो है वो एन हैं और उनको आप इवैल्यूएट करते हैं एट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और अगर हम सपोज कर लें कि उनकी इवैल्यूएशन की कास्ट n log n है तो ऑफ कोर्स आपको इवैल्यूएट करने की कास्ट जो है वो तो n log n ही रहेगी। फिर आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। जब वो पॉइंट वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पहले कहा उनकी जो टोटल कंप्यूटेशनल कास्ट है इन मल्टीप्लाइंग व्हेन द पॉलिनोमियल्स आर गिवन इन द पॉइंट वैल्यू फॉर्म तो वो ऑफ कोर्स ऑफ ऑर्डर थीटा एन है। फिर आपने उसी तरह से रिवर्स तरीके से जब आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में यानी कि पॉइंट वैल्यू फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है रिजल्ट है वो गिवन था, उसको आपने एक इन्वर्स ऑफ द टेक्निक जो आपने पहले यूज़ की है उससे आपने उसको कोफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसके लिए भी हमने देखा कि हमारी जो टोटल कंप्यूटेशनल कास्ट है वो n log n ही थी। इस तरह से अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट देखें तो वो n प्लस n log n प्लस n log n दैट इज़ ऑफ ऑर्डर n log n। ये उस केस में है जब हमने ये सपोज किया है कि इफ़ वी चूज़ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी देन इट इज़ पॉसिबल टू इवैल्यूएट ए पॉलिनोमियल इन n log n फ्रॉम कोफिशिएंट फॉर्म टू पॉइंट वैल्यू फॉर्म। लेकिन अभी मैंने आपको उसकी टेक्निक या प्रोसीजर जो है वो अभी उसको हमने दोबारा रिव्यू नहीं किया कि इनफैक्ट उसको हमने इवैल्यूएट किस तरह से किया था। लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी वो मैंने आपको पहले उसकी स्टेटमेंट दे दी है कि जब आप स्क्वायर्स ऑफ द n कॉम्प्लेक्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी लेते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट बनता है दैट इज़ n/2 कॉम्प्लेक्स n/2 रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। तो इस तरह से हमने n कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी लिए, उन पॉइंट्स पे हमने पॉलिनोमियल्स की जो कॉस्ट थी उसको कंप्यूट कर लिया और उस कंप्यूटेशनल जो कॉस्ट थी वो हमने देखा कि n log n थी। वो किस तरह से थी, ऑफ कोर्स दिस इज़ कि हमने उसमें FFT का जो रोल था यानी कि FFT की इम्प्लीमेंटेशन जो थी उसको इनफैक्ट हमने उसमें यूज़ किया था। तो लिहाजा हमने यूँ किया कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमने लिए और उन पे हमने पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ कंप्यूट कर ली। उन वैल्यूज़ को हमने कहा था दिस इज़ द DFT, जिसको हमने कहा था इनफैक्ट दिस इज़ द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। यूजिंग द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड द टेक्निक ऑफ FFT हमने पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में डिवाइड किया और उनको n पॉइंट्स पे उनकी वैल्यूज़ कंप्यूट करने की बजाय सिंपली हमने n/2 पॉइंट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स पे हमने उसकी वैल्यू कंप्यूट की। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी जो टोटल कंप्यूटेशन कास्ट थी वो रिड्यूस होगी विद द ऑर्डर फ्रॉम n टू n/2। इस तरह से जब हमने इसका एल्गोरिथम डिज़ाइन किया तो हमने देखा कि इनफैक्ट वी हैव मेड द इवैल्यूएशन फ्रॉम कोफिशिएंट फॉर्म टू पॉइंट वैल्यू फॉर्म ओनली विद द कॉस्ट ऑफ n log n। तो दिस वाज द टेक्निक और फाइनली आपने देखा कि आपने पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर लिया विद द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर n log n। This was all about the polynomials, multiplications and the technique FFT which we used in multiplication of polynomials, यानी कि हमने उसकी कॉस्ट को n स्क्वायर से n log n में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि मैंने जिक्र किया कि आज हम NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं क्या, NP क्लास किसको हम कहते हैं,
पी क्लास क्या है, NP हार्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इनके इश्यूज़ क्या हैं, अगर आपको कोई NP कंप्लीट प्रॉब्लम गिवन हो उससे हम किसी दूसरे प्रॉब्लम को कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या हमें सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई NP कंप्लीट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। NP कंप्लीटनेस, पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स ऑन एनी इनपुट्स of size n if worst case running time of algorithm is of order n power k for constant k, then it's called polynomial time algorithm. Every problem cannot be solved in polynomial time. There exist some problems which cannot be solved by any computer in any amount of time. Turing halting problem is one of those examples. Such problems are called undecidable problems. Some problems can be solved but not in of order n power k. इसमें आपने देखा कि हमने प्रॉब्लम्स की क्लासिफिकेशन कर दी है, यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो सॉल्वेबल हैं इन द पॉलिनोमियल टाइम कॉस्ट, यानी कि हमने कहा कि इफ़ द एल्गोरिथम और द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर n पावर k वेयर n इज़ द इनपुट ऑफ द प्रॉब्लम एंड k इज़ द सम कांस्टेंट, देन वी से दैट द प्रॉब्लम इज़ सॉल्वेबल विद द पॉलिनोमियल टाइम कंप्यूटेशनल कॉस्ट। और हमने यहाँ पे ये भी कहा कि every problem is not solvable in the computational cost with the polynomial time. There are some problems which are not solvable by any computer in any amount of times. Such problems are called undecidable problems. जैसा कि मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि Turing halting problem is one of those examples. Some problems can be solved but not with the cost of order n power k, यानी कि उनको आप solve तो कर सकते हैं लेकिन polynomial time में ज़रूरी नहीं है कि उनको आप solve कर पाएँ। Polynomial time class P. These problems are solvable in polynomial time. Problems in class P are also called tractable problems. Interactable problems, problems not in P are called interactable problems. These problems can be solved in reasonable amount of time only for small size of inputs. यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास P को डिफाइन किया है, यानी कि क्लास P is the class of those algorithms which are solvable in the polynomial time computational cost. इनको हम tractable problem भी कहते हैं, but the problems which are not solvable in polynomial time are called the intractable problems. Intractable problems can be solved but only with the small size of inputs. Now here is difference between decision and optimization problems. The problems which returns yes or no for a given input and a question regarding the same problem, and the optimization problems are in which first we find the solution with the best value. It can be maximum or minimum. There can be more than one solutions for it. Optimization problems can be considered as decision problems which are easier to study. Finding a path between u and v using fewest edges in an unweighted directed graph is optimization problem. But does a path exist from u to v consisting of at most, for example, k edges, is a डिसीजन प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने देखा कि हमने डिसीजन प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट किया है। हमने कहा है कि डिसीजन प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स इन विच द आउटपुट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि या तो आपको रिजल्ट उसका ट्रू मिलेगा या उसको आपको फॉल्स मिलेगा। बट द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स इन विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। और ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऐसा भी एग्जिस्ट करता हो जिसके एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हों। ऑफ कोर्स उसके फिजिबल सॉल्यूशंस तो कई हो सकते हैं, लेकिन इन एडिशन टू इट ये भी हो सकता है कि उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हों। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू मेक ए रिलेशनशिप बिटवीन डिसीजन प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स u टू वर्टेक्स v इन ए ग्राफ g, देन ऑफ कोर्स दिस इज़ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि डज देयर एग्जिस्ट ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम u टू v कंसिस्टिंग ऑफ एट मोस्ट फॉर एग्जांपल k नंबर ऑफ एजेस, देन ऑफ कोर्स दिस विल बिकम द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन कैटेगरी। NP class, non-deterministic problems. Class NP, these are the problems which are verifiable in polynomial time. Whether there exists or not any polynomial time algorithm for solving such problems, we do not know. Can be solved by non-deterministic polynomial. However, if we are given a certificate of a solution, we could verify that certificate is correct in polynomial time.
यहाँ पे आपने देखा पहले हमने क्लास पी डिफाइन की थी. क्लास पी जो प्रॉब्लम्स की है दैट इज़ द क्लास इन विच ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम. यहाँ पे हमने कहा कि NP प्रॉब्लम्स आर इन फैक्ट NP प्रॉब्लम्स कैन बी वेरीफाइड इन द पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल हैं या नहीं, इनका कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये तो हमें नहीं पता, बट वी आर वेरी मच श्योर दैट दिस इज़ द क्लास ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच कैन बी वेरीफाइड इन द पॉलिनोमियल टाइम. However, these problems can be solved in the non-deterministic polynomials. In addition to it, if we are given a certificate of the solution, then it can be verified with the polynomial time computational cost. Now, non-deterministic algorithms break into two steps. The first one step is non-deterministic step, generate a candidate solution called a certificate, and the second one step is deterministic, जिसको हम verification भी कहते हैं. It takes certificates and in instance of the problem as input returns yes if certificate represents the solution. In NP problems, verification step is of course the polynomial time. यहाँ पे आपने देखा कि हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, यानी कि फर्स्ट वन स्टेप इज इन विच यू हैव टू जनरेट द कैंडिडेट सोल्यूशन, जिसको हमने इनफैक्ट सर्टिफिकेट भी कहा है. Now, to generate the certificates, it requires non-deterministic polynomial cost, but once you are given a certificate and you have to verify it, it can be done only with the order of polynomial time. This is one of the example of Hamiltonian cycle. Given a directed graph G is equal to VE, determine a simple cycle that contains each vertex in V, where each vertex can only be visited once. If you are going to generate all the certificates, then for example this is one of the example of a certificate V1, V2, V3 up to Vn, and now the verification is you have to prove that Vi comma Vi plus 1 belongs to capital E, where capital E is of course this is the set of all edges for all I1, 2, 3 up to n minus 1, and finally you have to check whether Vn comma V1 belongs to E or not. If both of these conditions are satisfied, then it means this certificate is in fact solution of the problem, and of course it will take only polynomial time cost to verify it. In this example, you are given a graph G is equal to VE, where V is set of all vertices and capital E is set of all edges, and our objective is to find the simple cycle in which we have to visit each vertex of the graph exactly once. This is the objective of this problem. इसके अगर आप all possible certificates अगर generate करें तो of course it requires a non-deterministic polynomial cost, but once you are given a certificate, for example a sequence of vertices V1, V2, V3 up to Vn, and you have to check whether this is Hamiltonian cycle or not, simply you have to check two of the properties Vi comma Vi plus 1 belongs to capital E, where I is running from 1, 2, 3 up to n minus 1, and finally you have to check whether Vn comma V1 belongs to capital E or not. If both of these conditions are satisfied, it means in fact the given certificate is solution of the problem, यानी कि in fact this is the Hamiltonian cycle. Reduction in polynomial time algorithms. Given two polynomials A and B, we say that A is reducible to B in polynomial time. A is reducible to polynomial time B if there exists a reduction function f that converts the input of A to inputs of B in polynomial time. And secondly, Ax is equal to yes if and only if B of fx is also equal to yes, where x is input of A and fx is input for B. यहाँ पे हमने reduction in polynomials की बात की है, यानी कि if we are given two problems A and B, then we say that A is reducible to B in the polynomial time cost if there exists a reduction function fx such that any instance of x is converted into some other instance fx of the problem B in the polynomial time. And secondly, Ax is equal to 2 if and only if B of fx is also equal to 2. यहाँ पे of course आपके पास x is some instance of the problem A, and similarly fx is an instance of the problem B. Reduction in polynomial time algorithm. Solving decision problem A in polynomial time. Use a polynomial time reduction algorithm to transform A into B. Run a
known polynomial time algorithm for B, use the answer for B as the answer for A. जैसा कि आप यहाँ पे नीचे डायग्राम भी देख रहे हैं कि we are given an instance alpha of the problem A, f यानी कि small f is the reduction function, beta is an instance of the problem B, and if there exists some polynomial time algorithm which decides B, it means if the problem B is solvable in the polynomial time computational cost, then the problem A is also solvable in the polynomial time computational cost. If B is not solvable in the polynomial time, then A is also not solvable in the polynomial time. This is the algorithm which we will be using in proving the computational cost, whether it is polynomial or not, in most of the problems. This is the technique of reduction in polynomial time algorithms. इस प्रॉब्लम में जैसा कि आपने देखा कि you are given two problems A and B, and you have reduced the problem A in polynomial time to the problem B. Now, if you know some algorithm which can be used to make decision for the problem B, if the answer in this case is yes for the problem B, then of course answer for A is also yes. But if for the answer for the problem B is no, then of course the answer for problem A is also no. जैसा कि आपने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा. इसके मीनिंग्स बहुत सिंपल हैं, यानी कि इसका जो एल्गोरिथम है वो बहुत सिंपल है कि अगर आपको कोई अननोन प्रॉब्लम A गिवन है जिसके बारे में यू डू नॉट नो वेदर इट कैन बी सॉल्व्ड इन द पॉलिनोमियल टाइम और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल you may convert it into some other problem B in polynomial time, यानी कि इसकी जो conversion होगी that must be in the polynomial time. Now if you know some algorithm which can be used to make decision for B, if it is possible to solve the problem B in polynomial time, then of course A can also be solved using the polynomial time cost. If B cannot be solved using the polynomial time cost, then A cannot be solved as well. This was the approach which we have used or discussed in this slide. Now we are going to discuss an important concept, NP complete. A problem A is NP complete if A belongs to NP, and the second condition is B is reducible to A in polynomial time for all B belongs to NP. If A satisfies only property number 2, then B is NP hard. No polynomial time algorithm has been discovered for an NP complete problem. No one has ever proven that no polynomial time algorithm can exist for any NP complete problem. यहाँ पे आपने देखा कि NP complete problem को हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि the problem A is called NP complete if A belongs to NP. NP, you know, this is the class of those problems which can be verified with the polynomial time cost. यानी कि अगर आप प्रॉब्लम ए को पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रू है या नहीं, तो देन द प्रॉब्लम ए बिलोंग्स टू एनपी. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एनपी कंप्लीटनेस. द सेकंड कंडीशन इज इफ फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू एनपी, पी कैन बी रिड्यूस्ड इन पॉलिनोमियल टाइम टू ए, देन वी से दैट ए इज एनपी कंप्लीट. अगर तो इस केस में सिर्फ दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, यानी कि द प्रॉब्लम P can be reduced in polynomial time to A for all P belongs to NP, then the problem A is called NP hard. यानी कि अगर सिर्फ दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो प्रॉब्लम A is called NP hard. But if the first condition also holds, यानी कि A belongs to NP, यानी कि इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं polynomial time में, then the problem A is called NP complete problem. यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी देखी कि no polynomial time algorithm exist for solving the NP complete problem. और इसके साथ ही इन एडिशन टू इट हम ये भी कह सकते हैं कि nobody has proven that there does not exist any polynomial time algorithm to solve any NP complete problem. Now, reduction and NP completeness. Let A and B are two problems, and also suppose that we are given no polynomial time algorithm exists for problem A. If we have a polynomial reduction function f from A to B, then no polynomial time algorithm exists for B. यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे. Alpha is an instance of the problem A, beta is an instance of the problem B, and f is the reduction function. इस स्लाइड में आपने देखा कि हमने एक और दूसरी टेक्निक सीखी है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिवन टू प्रॉब्लम्स A and B and we know that A is not solvable in the polynomial time computational cost, and let us suppose we have reduced the problem
A in polynomial time cost to the problem B, then we have claimed that there does not exist any of the polynomial time algorithm to solve the problem B. इसकी टेक्निक बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल A पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल नहीं है और A को आपने पॉलिनोमियल टाइम कास्ट में रिड्यूस कर लिया है into the instance of B, then of course B should not be solvable with the polynomial time computational cost. Here is a relationship in between the class P, class NP and class NPC. जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि P is subset of NP, similarly NPC is also subset of NPC. P is subset of NP, most of the researchers believe it, and similarly NPC यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल्स कंप्लीट यानी कि NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स की जो क्लास है दैट इज आल्सो सबसेट ऑफ NP. दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑन विच द मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स बिलीव. बट P is equal to NP nobody knows. Nobody has proven that P is equal to NP. Neither anybody has proven that P is not equal to NP. Even nobody knows whether P is properly contained in the class NP. सेम इज़ द केस ऑफ NPC, यानी कि हमें ना तो ये मालूम है कि NPC NP के इक्वल है, ना हमें ये मालूम है कि NPC प्रॉपरली NP में कंटेंट है. नाइदर वी नो दैट NPC इज़ नॉट इक्वल टू NP. नाउ फॉर द प्रॉब्लम P इज़ नॉट इक्वल टू NP, दिस इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट मोस्ट प्रीप्लेक्सिंग ओपन रिसर्च प्रॉब्लम इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस सिंस 1971. यहाँ पे हमने एक रिलेशनशिप देखा इन द क्लासेस यानी कि क्लास P, द क्लास NP एंड द क्लास NPC. हमने देखा कि क्लास P इज़ सबसेट ऑफ क्लास NP, सिमिलरली द क्लास NPC इज़ आल्सो सबसेट ऑफ क्लास NP. लेकिन क्या P NP के इक्वल है, वी डू नॉट नो, या P NP के इक्वल नहीं है, ये भी इनफैक्ट हम नहीं जानते. सेम इज़ द केस ऑफ NPC, यानी कि NPC इज़ सबसेट ऑफ NP एंड सिमिलरली NPC इज़ इक्वल टू NP or NPC is not equal to NP, we do not know. So P is equal to NP or P is not equal to NP. This is one of the oldest problems since 1971 in the computer science, which is an open problem and nobody has yet proven it. Now we are going to discuss very important problem, circuit satisfiability problem. इसके लिए पहले हम couple of definitions को discuss करते हैं. Boolean combinational circuit problem consists of Boolean combinational elements wired together. Each element takes a set of inputs and produces a set of outputs in constant time. Assume the binary inputs. We have a limit on the output. For example, we have supposed here that in this circuit satisfiability problem that the output of in this problem is exactly 1, and the logical gates are not and or. Satisfying assignment is a true assignment causing the output to be 1. A circuit is satisfiable if it has a satisfying assignment, otherwise it is called unsatisfiable. हमने बुलियन सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को इस तरह से डिफाइन किया है. इसके लिए कपल ऑफ डेफिनेशंस दी हैं कि बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम कंसिस्ट्स ऑफ बुलियन कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स in which the each element has a set of inputs and similarly has a set of outputs. लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने अपनी आउटपुट को लिमिट कर दिया है विद एग्जैक्टली 1, यानी कि आपके पास आउटपुट जो है दैट इज़ नॉट ए सेट, इनफैक्ट दैट इज़ ओनली ए सिंगल आउटपुट. और साथ ही हमने इसके बेसिक एलिमेंट्स भी डिफाइन कर दिए हैं, नॉट एंड और. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स विच विल बी इन द बुलियन कॉम्बिनेशनल सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम. और साथ ही हमने इसकी सेटिस्फाइबल और अनसेटिस्फाइबिलिटी की दो डेफिनेशंस यहाँ पे कह दी हैं कि हमने कहा है कि द फार्मूला और द circuit is satisfiable if there exists some assignment for which this circuit evaluates the value as true, and the circuit is called unsatisfiable if there does not exist any of the assignment for which the circuit evaluates the value true. पहली डायग्राम में अगर आप x1 की वैल्यू 1 लें, x2 की वैल्यू 1 लें और x3 की वैल्यू 0 लें और आप चेक करना चाहें कि वेदर दिस असाइनमेंट इवेल्यूएट्स द सर्किट्स टू बी ट्रू और नॉट, तो ऑफ कोर्स आप इसको सबसे पहले देखें कि x1 चूँकि 1 है, x2 भी 1 है, तो इसलिए 1 और 1 का आप और लेंगे तो ऑफ कोर्स इसकी आपको आउटपुट जो है वो 1 मिलेगी. सिमिलरली आपने यहाँ पे देखा कि x3 की वैल्यू चूँकि 0 है, उसकी आप नेगेशन लेंगे यानी कि नॉट लेंगे तो आपको आउटपुट जो है वो 1 मिलेगी.
और साथ ही आप देखें कि अगर आपको 3 इनपुट्स दी जाएं 1 1 1 उनका आप एंड लें तो आपको 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 1 इनपुट दें नेगेशन पे तो आपको उसकी आउटपुट जो है वो 0 मिलेगी। अब आपके पास 1 0 2 इनपुट्स हैं, इनका आर लेंगे वो 1 मिलेगा। सिमिलरली आपके पास एक दूसरी सेट ऑफ इनपुट्स हैं 1 0 उनका आर लिया तो वो भी ऑफ कोर्स आपको 1 ही मिलेगा। फाइनली अगर आप देखें तो आपके पास 3 इनपुट्स हैं 1 1 1 और एंड गेट है, अगर आपको उसकी आउटपुट देखें तो ऑफ कोर्स वो 1 ही होनी चाहिए। सो इट मीन्स हियर वी हैव प्रूव्ड दैट देयर एग्जिस्ट ए असाइनमेंट in which x1 is equal to 1, x2 is equal to 1 and x3 is equal to 0 for which the first circuit evaluates the value as true। और सेकंड सर्किट में अगर आप देखें आपके पास चूँकि बूलियन वेरिएबल्स 1 2 3 3 हैं, इनकी ऑल पॉसिबल असाइनमेंट्स जो हैं वो 2 की पावर 3 चूँकि 8 हो सकती हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं कि दिस सर्किट इज़ नॉट सेटिस्फाइबल फॉर एनी ऑफ द दीज 8 नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, जिसके माने ये हो गया कि आपका जो सर्किट नंबर 2 है जैसा कि आपको डायग्राम बी में शो किया गया है, दिस सर्किट इज नॉट सेटिस्फाइबल यानी कि अनसेटिस्फाइबल। नाउ द प्रॉब्लम सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी। द स्टेटमेंट इज गिवन ए बुलियन कॉम्बिनेशनल सर्किट कंपोज्ड ऑफ एंड और एंड नॉट, इज इट सेटिस्फाइबल। इंट्यूटिव सॉल्यूशन इज फॉर ईच पॉसिबल असाइनमेंट चेक वेदर इट जनरेट्स 1। सपोज द नंबर ऑफ इनपुट्स इज k, then the total possible assignments are 2 power k, so the running time is omega 2 power k यानी कि at least 2 power k। when the size of the problem is theta k, then the running time is not polynomial। यहाँ पे आपने देखा कि हमने सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को इस तरह से देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई k नंबर ऑफ बेसिक एलिमेंट्स गिवन है तो एज यू नो कि देयर मस्ट बी 2 पावर k नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल असाइनमेंट्स। फिर आप हर एक असाइनमेंट को 1 बाई 1 चेक करें और देखें कि क्या सर्किट वैल्यू जो उसकी वैल्यू है उसको ट्रू इवैल्यूएट करता है या नहीं करता। अगर तो सर्किट में कोई ऐसा असाइनमेंट या ऐसी कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए सर्किट ट्रू इवैल्यूएट करता है तो देन ऑफ कोर्स द सर्किट इज़ सेटिस्फाइबल, अदरवाइज द सर्किट इज़ नॉट सेटिस्फाइबल। लेकिन अब आप देखें कि इसकी इस अप्रोच से अगर आप टोटल कंप्यूटेशनल कॉस्ट देखें, अगर आपके पास k नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो उसके लिए आपको 2 पावर k नंबर ऑफ पॉसिबल असाइनमेंट्स या पॉसिबल सर्टिफिकेट्स जनरेट करना होंगे। तो इस तरह से आप देखें कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ असाइनमेंट्स होंगी, n नंबर ऑफ आपके पास इनपुट्स होंगी, बेसिक एलिमेंट्स होंगे, तो इट विल रिक्वायर 2 पावर n नंबर ऑफ पॉसिबल असाइनमेंट्स। तो लिहाजा इस केस में आपने देखा कि आपके पास जो टोटल कंप्यूटेशनल कॉस्ट इन वेरीफाइंग दिस प्रॉब्लम यानी कि क्या ये सेटिस्फाइबल है या नहीं, दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 2 power k or 2 power n, which is exponential. So it means for a moment we are not very much sure whether there exists any polynomial time algorithm to solve this problem or not. Of course बाद में हम देखेंगे कि in fact circuit satisfiability problem is a NP complete problem. Now we want to prove that circuit satisfiability problem is NP hard. इसके लिए प्रूफ के लिए हमने सपोज किया कि x is any problem in NP, construct polynomial time algorithm f that maps every instance x in capital X to a circuit C is equal to fx such that x is yes if and only if C belongs to circuit satisfiability problem. Since capital X belongs to NP, there is a polynomial time algorithm A which verifies capital X. Suppose the input length is n and let Tn denote the worst case running time of the algorithm capital A. Let k be the constant such that Tn is equal to order n power k and the length of the certificate is order n power k. Now represent computation of A as sequence of configurations C0, C1, Ci plus 1 up to Ctn. Each Ci can be broken into various components. Ci is mapped to Ci plus 1 by the combinational circuit capital M implementing the computer hardware. It is to be noted that AXY is equal to 1 or 0 where Y is a certificate. Paste together all Tn copies of the circuit capital M, call this as capital F, the resultant algorithm. Now if we are able to prove that F correctly constructs the reduction, that is C is satisfiable if and only if there exists a certificate Y such that AXY is equal to 1, and second we are able to prove that F runs in polynomial time, ये मैंने आपको assignment के तौर पे छोड़ दिया है, then of course we can prove that construction of C takes of order n power k steps where each step takes a polynomial time. Hence F takes polynomial time to construct C from the
इंस्टेंस x। सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम का जो प्रूफ है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो शायद इस लेक्चर में हम उसको कम्प्लीटली प्रूव नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको मैंने एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बता दी है। यूजिंग दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इसको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। इसके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को एक दफ़ा देखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए बहुत से प्रॉब्लम्स को NP कंप्लीट प्रूव करना है, और इसका कंप्लीट प्रूफ मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि ऑफ कोर्स एज यू नो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पे इसकी पहली हम प्रॉपर्टी ये प्रूव करना चाहते हैं कि सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम इज NP हार्ड। सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम उस वक्त हार्ड होगा ऑफ कोर्स व्हेन यू आर एबल to reduce any problem P in polynomial time to the problem circuit satisfiability, यानी कि circuit satisfiability problem is NP hard। अब मैं एक दफ़ा आपके लिए जो sequence of steps है in proving this problem उसको आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। यानी कि सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि let x be any problem which is of class NP। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि x is reducible to circuit satisfiability problem in polynomial time। इसके लिए हमने a को एक एल्गोरिथम सपोज किया which in fact verifies the problem x, क्योंकि x belongs to NP। Let Tn be the total computational cost of this algorithm and let us suppose that n is the input size, then Tn will be of order n power k where k is some constant। Now we have represented the total set of configurations in the computation of algorithm A as C0, C1, C2 up to Ctn, and of course for each Ci is mapped to Ci plus 1 with the combinational circuit M, and of course इसमें आपकी काफ़ी सारी हार्डवेयर कंप्यूटर डिटेल्स भी होंगी जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। एंड फाइनली वी पेस्ट ऑल द Tn number of copies of the circuit M। Now finally you will get a logical structure or set of procedures जिसको हमने in fact algorithm F कहा है। Now if we are able to prove two things for this algorithm F, that F correctly constructs the reduction, और secondly हम ये prove कर सकते हैं कि this reduction is in the polynomial time, then in fact we have proved our objective। यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर k स्टेप्स होंगे और हर स्टेप जो है उसके लिए पोलिनोमियल टाइम कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। सो दैट्स वाई वी हैव कन्वर्टेड द इंस्टेंस x इनटू द इंस्टेंस c विद द पोलिनोमियल टाइम। हेंस इन फैक्ट वी हैव गिवन a sequence of steps which can be used in proving that circuit satisfiability problem is NP hard problem। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई एक सर्टिफिकेट गिवन है, यानी कि एक असाइनमेंट गिवन है, and you want to verify whether this assignment evaluates the combinational circuit to be true or not, so of course this can be done in the polynomial time computational cost। यानी कि circuit satisfiability problem में if you are given a certificate, that certificate can be verified with the polynomial time computational cost। So that's why we can claim now that circuit satisfiability problem belong to NP class। अब पहले ही मैंने ये प्रूव कर लिया है कि सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम इज NP हार्ड, और मैंने ये भी कह दिया कि दिस प्रॉब्लम बिलोंग टू द NP क्लास। हेंस नाउ वी कैन से दैट द सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम इज इन फैक्ट NP कंप्लीट प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे कि सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को हम किस तरह से यूज़ करते हैं इन प्रूविंग द NP कंप्लीटनेस ऑफ सम अदर प्रॉब्लम्स। इसके लिए आए एक देखते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ NP completeness proof basis, if x is a problem such that p dash is reducible to x in polynomial time for some p dash belongs to NPC, then x is NP hard। Moreover, if x belongs to NP, then x belongs to NPC। यानी कि हम इसमें ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम x गिवन है और किसी NP कंप्लीट प्रॉब्लम को आपने कन्वर्ट कर लिया है इन पोलिनोमियल टाइम टू द प्रॉब्लम x, then x is NP hard। और अगर आपको ये भी गिवन हो कि x belongs to NP, then in fact we can say that x belongs to NPC। इसका जैसा कि आप यहाँ प्रूफ देख रहे होंगे, since p dash is NPC, hence for all p double dash in NP we have p double dash is reducible to p dash in polynomial time। Since we are given that p dash is reducible to problem x in the polynomial time, now from equation 1 and 2 p double dash is reducible to p dash in P and p dash is reducible to x in P, hence we can conclude that p double dash is reducible to x in the polynomial time cost। It means x is NP hard। Now if x is
of class NP, then of course X belongs to NPC. Problem की statement कुछ यूँ है कि we are given a problem X and problem P dash is reducible to X in polynomial time, where P dash is any NP complete problem, then our claim is that X will be NP hard. And if we are given that X is NP problem, यानी कि belongs to class NP, then of course X will become the NP complete problem. This is what we have to prove. इसके लिए हम जाते हैं वापस definition of NP completeness के ऊपर, क्योंकि इस problem में we are given that P dash belongs to NPC. It means every NP problem can be reduced to the problem P dash in the polynomial time. Now let us suppose that P double dash belongs to NP. Since P double dash belongs to NP and P dash is NP complete, it means P double dash can be reduced to P dash in polynomial time. And we are given that P dash is reducible to X in the polynomial time, hence we can conclude that P double dash is reducible to X in the polynomial time. Since we have proved it that any polynomial time problem P can be since we have proved that any NP problem can be reduced to the problem X in the polynomial time, it means in fact X is NP hard problem. Now of course if we are given that X belongs to NP, then X will become the NP complete problem. This will be the lemma which will be very useful in proving the NP completeness of some other problems in addition to the circuit satisfiability problem. After circuit satisfiability problem, we have another problem, formula satisfiability problem. इसमें आपके पास कोई n number of variables होंगे, m number of boolean connectives हैं और of course parentheses हैं. Now our problem is that a set मैंने कहा है यहाँ पे formula satisfiability को, set phi is satisfiable if there exists a true assignment which causes phi to evaluate 1. In formal language we can say set is equal to phi such that phi is satisfiable Boolean formula. Now we have to prove in fact that set यानी कि formula satisfiability is NP complete. इसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि set belongs to NP. ये तो बहुत इजी बात है, क्योंकि अगर आपको कोई फार्मूला गिवन है, of course उसका कोई सर्टिफिकेट गिवन है, तो you can prove that this can be verified in the polynomial time. So it means set belongs to NP. This is a very trivial case, you can prove it. The hard problem is to prove that set is NP hard. इसके लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि सर्किट satisfiability problem can be reduced to formula satisfiability in the polynomial time cost based on the theorem और lemma जो हमने पहले प्रूव किया है. हम फिर ये प्रूव कर पाएंगे कि in fact formula satisfiability is a NP complete problem. इसके प्रूफ के लिए प्लीज लुक एट दिस डायग्राम. इसमें यू आर गिवन ए सर्किट कम्बिनेशन ऑफ कोर्स एलिमेंट्स. इस सर्किट में आप अगर देखें तो x10 will evaluate the value 2 if and only if x7 and x8 and x9 are also true. And similarly x9 if and only if x6 or x7. And similarly x8 if and only if x5 or x6. And x7 if and only if x1 and x2 and x4. And x6 if and only if negation of x4, and similarly x5 is true if and only if x1 or x2 are true. And finally x4 is true if and only if negation of x3. ये इनफैक्ट मैंने उसी जो मेरे पास सर्किट आपके पास एक गिवन था तो उसको मैंने कन्वर्ट किया है इनटू द फार्मूला फॉर्म. अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास टोटल 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और आपके पास कंजक्शन ऑपरेटर जो हैं वो भी 7 ही आ गए हैं. सो इन दिस वे यू कैन सी दैट वी हैव कन्वर्टेड the circuit in the polynomial time cost into the formula satisfiability problem, जिसके माने ये हो गया कि in fact you have converted the circuit satisfiability problem into formula satisfiability problem in the polynomial time. Hence now we can claim that formula satisfiability problem is also NP complete. Now we want to prove in fact that 3CNF satisfiability problem is also NP complete. इसके लिए आए देखते हैं couple of definitions. A literal in a Boolean formula is in occurrence of variable or its negation. And class is R of one or more literals. CNF is conjunctive normal form, is a Boolean formula expressed as AND of classes. And 3CNF is a CNF in which each class has exactly 3 distinct literals.
Now 3CNF satisfiability problem is whether a given 3CNF is satisfiable or not. यहाँ पे मैंने आपको couple of definitions दी हैं. पहले मैंने कहा literal, यानी कि literal is a variable or its negation. फिर हमने class define की, यानी कि class is R of 3 literals. और फिर हमने CNF define किया. As you know, this is the conjunctive normal form. और फिर आपने 3CNF कहा, यानी कि conjunctive normal form CNF is in fact end of the classes. और 3CNF के माने ये हैं कि this is in fact end of classes in which each class contains exactly 3 literals. अब हमारा फाइनली प्रॉब्लम ये है कि whether 3CNF satisfiability problem is NP complete or not. इसको कैसे प्रूव करते हैं आइए देखते हैं स्लाइड पे. In the proof we have to prove that 3CNF set is NP complete. ये तो मुश्किल नहीं है कि इसको हम पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज टू प्रूव इट दैट इट इज NP hard. Suppose phi is any Boolean formula. Construct a binary parse tree with literals as leaves and connectives as internal nodes. Introduce yi for output of each internal node. Rewrite formula to phi dash and of root and conjunction of classes describing operation of each node. In phi dash, each class has at most 3 literals. Now change each class into conjunctive normal form as construct a true table, write the disjunctive normal form by De Morgan law, take its negation and write in the 3CNF form, and then we have to convert 3CNF into 3CNF. इसके लिए हमने ये किया कि if for example in the class we were given 2 literals, we have changed it into L1 or L2 or P and L1 or L2 or negation of P. और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक लिटरल था तो यू हैव कन्वर्टेड इनटू L into L or P or Q and L or P or negation of Q and L or negation of P or Q and L or negation of P or negation of Q. यानी कि अगर आपके पास 2 लिटरल्स हैं तो उसको आपने 2 क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया इन विच ईच क्लास कंटेन्स एग्जैक्टली 3 लिटरल्स. और अगर आपके पास कोई एक लिटरल है तो उसको आपने 4 क्लासेस में कन्वर्ट कर लिया वेयर ईच क्लास कंटेन्स एग्जैक्टली 3 लिटरल्स. यहाँ पे आपको एक फार्मूला गिवन है, उसका आपने बाइनरी पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया है. यहाँ पे आपने वेरिएबल्स yi इंट्रोड्यूस कर लिए हैं वेयर yi इज आउटपुट फॉर ईच नोड, और फिर उसको आपने कन्वर्ट कर लिया है इनटू द फार्मूला फॉर्म. फार्मूला में आपने देखा कि यू आर गिवन एंड ऑफ द क्लासेस, लेकिन क्लासेस जो हैं वो चूँकि कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 3 लिटरल्स नहीं थी, उनको कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि मैंने इस एल्गोरिथम के स्टेप्स में आपको दिखाया कि यू में सेलेक्ट एनी ऑफ द क्लास, उसका आप ट्रुथ टेबल बनाएं, उसकी डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनाएं, उसको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, एंड फाइनली यू विल सी कि आपके पास एवरी क्लास कंटेन एट मोस्ट 3 लिटर्स. लेकिन चूंकि आपने उसको एग्जैक्टली 3 लिटर्स में कन्वर्ट करना है, उसका मैकेनिज्म आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है. सो दिस वाज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रूविंग दैट 3CNF इज इन फैक्ट NP hard प्रॉब्लम. इसके लिए वी वर गिवन ए फार्मूला, उसका आपने एक बाइनरी पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट किया, उसके लिए आपने yi इंट्रोड्यूस किया विच वाज द आउटपुट ऑफ द नोड्स, और फिर उसको इनफैक्ट आपने एक फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट किया विच वाज कंसिस्टिंग ऑफ क्लासेस. लेकिन आपने देखा कि जो क्लासेस थी वो एग्जैक्टली 3 लिटर्स चूँकि कंटेन नहीं करती थी. उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म यहाँ बनाया कि हमने एक क्लास को चूज़ किया, उसका आपने ट्रुथ टेबल बनाया, उसको डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिखा, फिर उसकी नेगेशन ली यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, और हमने उसको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया. और फाइनली हमने देखा कि चूंकि हमारे पास एवरी क्लास इज कंटेनिंग एट मोस्ट 3 लिटरल्स बट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट इट इनटू एग्जैक्टली 3 लिटरल्स, उसका भी हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया. एंड फाइनली वी हैव कन्वर्टेड इन फैक्ट द फार्मूला सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम इनटू 3CNF प्रॉब्लम. Hence, in this way, we have proved, in fact, that 3CNF satisfiability problem is NP complete problem. Click. A click in an undirected graph G equal VE is a subset V dash of V in which each pair of V dash is connected by an edge in E. Size of click is, of course, the number of vertices in the click. And finally, we want to prove that a click, in fact, problem is NP complete. क्लिक प्रॉब्लम NP complete है. इसके प्रूफ के लिए वी विल मेक द यूज ऑफ 3CNF satisfiability problem. If you want to check whether click belongs to NP or not, इसके लिए सिंपली इफ वी आर गिवन ए सर्टिफिकेट, उसमें चूंकि आपके पास टोटल ऑर्डर पेयर्स
गिवन होंगे, ऑर्डर पेयर्स जो हैं उसमें ऑफ कोर्स आपके पास वर्टिसेस गिवन होंगे, और यू नो कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ वर्टिसेस है उसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं यू कैन कंप्यूट विद द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर वी स्केयर। फिर आपने चेक करना है कि वेदर एनी पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर बिलोंग टू कैपिटल ई आर नॉट। तो लिहाजा इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन सेट ऑफ वर्टिसेस क्लिक है या नहीं विद द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर वी स्केयर इनटू ई, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। So it means v square into e, as you know, this is the polynomial time cost. Hence, we have proved that click belongs to NP. अब हमने प्रूव करना है कि इनफैक्ट क्लिक इज NP hard. ये आपके लिए बड़ा सरप्राइज होगा कि we will prove it from the 3CNF satisfiability problem. Now, how to reduce 3CNF satisfiability problem into a click? Suppose phi is equal to C1, C2 up to CK is a conjunction of classes. हर क्लास में चूंकि आपको पता है 3 लिटरल्स हैं, यानी कि लेट अस सपोज CR इज वन ऑफ द लिटरल, L1R और L2R और L3R। आपने हर क्लास के जो लिटरल्स थे उससे आपने वर्टिसेस बना लिए V1, V2, V3 विद उसके जो इंडेक्सेस हैं वो R हैं। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एजेस। नाउ आवर claim is that there exists an H in between VIR and VJS if R is not equal to S and corresponding literals are consistent. Consistent के माने ये हैं कि LIR is not negation of LJS. Now the formula phi is satisfiable if and only if G has a click of size K. जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख रहे होंगे कि आपके पास एक फार्मूला गिवन था consisting of 3 literals, और लिटरल से आपने वर्टिसेस कंस्ट्रक्ट कर लिए एंड बेस्ड ऑन द लॉजिक जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई आपने उनके दरमियान एजेस जो हैं वो डिफाइन कर लिए। और फाइनली हमने ये कहा कि 3CNF जो आपके पास फार्मूला था दैट इज़ सेटिस्फाइबल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट ए क्लिक ऑफ एट मोस्ट के एजेस, जबकि आपके पास टोटल के नंबर ऑफ क्लासेस थी। दिस वाज द प्रूफ ऑफ क्लिक प्रॉब्लम। यानी कि इस केस में आपने ये देखा कि क्लिक को पहले आपने डिफाइन किया कि क्लिक इज इन फैक्ट ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ वर्टिसेस V in which each pair of vertices UV belongs to the capital E, where capital E is set of all edges. This was the definition of click and our objective was to find the click, यानी कि having maximum number of vertices which makes the complete graph. जैसा कि आपने क्लिक की डेफिनेशन देखी, इनफैक्ट ये आपके पास एक कंप्लीट सब ग्राफ बनता है। और हमने देखा कि क्लिक जो है इनफैक्ट इसको जब आपने NP कंप्लीट प्रॉब्लम प्रूव किया तो वी मेड द यूज़ ऑफ 3CNF सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि हमने 3CNF सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम कॉस्ट में रिड्यूस कर लिया इनटू द क्लिक। इसका जो तरीका या प्रोसीजर था दैट वाज वेरी सिंपल। आपने इनिशियली एक फार्मूला लिया इन 3CNF फॉर्म, वो ऑफ कोर्स कंजक्शन ऑफ क्लासेस था। आपने एक पर्टिकुलर क्लास फॉर एग्जांपल CR ली, उसके लिटरल्स लिए, लिटरल से आपने वर्टिसेस बना लिए और फिर बेस्ड ऑन द वर्टिसेस आपने उसके ऊपर एजेस डिफाइन किए और हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट एन एज in the vertex in between the vertices VIR and VJS if R is not equal to S, यानी कि आपके जो क्लासेज हैं वो डिफरेंट हों एंड द लिटरल्स LIR एंड LJR in fact LJS are consistent, जिसके माने ये हैं कि LIR is not negation of LJS. Based on this procedure we constructed the edges and then finally we claimed that the given formula phi, which is in 3CNF satisfiability form, is satisfiable if and only if there exists a click of consisting of at most k number of vertices. This was the procedure which we have used in proving the problem click, that this is the NP complete problem. तो आपने देखा कि इनिशियली हमने सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को फ्रॉम स्क्रैच प्रूव तो नहीं किया, लेकिन आपने एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स देखी कि हमने यहाँ पे उसको एनालाइज किया और डिस्कस किया। एंड आफ्टर सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम वी प्रूव्ड दैट सेटिस्फाइबिलिटी यानी कि फार्मूला सेटिस्फाइबिलिटी इज आल्सो कंप्लीट, NP कंप्लीट, एंड बेस्ड ऑन द फार्मूला सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम वी प्रूव्ड दैट 3CNF सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम इज आल्सो NP कंप्लीट। और सरप्राइजिंगली आपने देखा कि देयर वाज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन 3CNF सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम एंड ए क्लिक, जबकि क्लिक आपके पास एक ग्राफ थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट है और 3CNF आप बुलियन लॉजिक की बात कर रहे हैं, बट यू मेड ए वंडरफुल रिलेशनशिप बिटवीन 3CNF एंड द क्लिक। और फाइनली आपने 3CNF सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए यू हैव प्रूव दैट इन फैक्ट क्लिक इज आल्सो एन NP कंप्लीट प्रॉब्लम।
इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। डॉक्टर ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।